हमारा सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। फर्स्ट है कि मुख्य न्यायिक अधिकारी, सेकेंड है कि मुख्य बैंकर, थर्ड है कि मुख्य व्यापारी, फोर्थ है कि मुख्य शिल्पकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य शिल्पकार। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। व्याख्या भी है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी को हम महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी को स्वार्थवाह कहते हैं। और गुप्त वंश के प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के कौन थे प्रथम महान शासक? चंद्रगुप्त प्रथम। तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी का मतलब क्या होता है? महादंड नायक। और मुख्य व्यापारी का मतलब क्या होता है? स्वार्थवाह। वहीं गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है कि वो बुर्ज यानी कि वर्चछाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई? कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल की बिहार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीर। ठीक है, वो बुर्ज यानी कि वर्चछाल कश्मीर में पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी कि सूक्त लिखी गई। व्याख्या भी है कि वो बुर्ज यानी कि वर्चछाल कश्मीर में पाई गई जिस पर हमने ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं जिसे कहते हैं सूक्त ये लिखी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए इस भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र की पुस्तकालय में है सुरक्षित। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें कैसे कहते हैं सूक्त। ऋग्वेद में कितनी हैं? 1000 से ज़्यादा हैं प्रार्थनाएं जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। ठीक है, ये और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में पहली बार छापने के लिए बुर्ज वृक्ष की छाल का प्रयोग किया गया। कहाँ है? कश्मीर में पाई गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? शिलापादिकरम, वलयापति, मणिमेकलई की पेरिया पूर्णम। तो बताइए इसमें से कौन सी वे तमिल कृति है जो कि हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम एक तरह की तमिल कृति है। ये पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में हमें सूचित करती है। व्याख्या है कि 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है पेरिया पूर्णम। ये आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में हमें सूचित करती है। शिलापादिकरम को हम तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जानते हैं। इस महाकाव्य की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। वलयापति संगमकालीन एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में होता है महत्वपूर्ण स्थान। और मणिमेकलई ये 30 छंदों का महाकाव्य है और इसके रचनाकार हैं चितलाई चितनार। कौन है? चितलाई चितनार हैं। ठीक है, तो याद रखना 12वीं शताब्दी की तमिल कृति क्या है? पेरिया पूर्णम है। इसमें क्या मिलता है? इसमें आम पुरुष और महिलाओं के जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है, वहीं शिलापादिकरम को हमने तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। इस महाकाव्य की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। और वलयापति संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। तमिल साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और मणिमेकलई ये 30 छंदों का महाकाव्य और इसके रचनाकार हैं चितलाई चितनार। कौन है? चितलाई चितनार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। यहाँ पे हमें दे रखे हैं, बताना है कौन सा यहाँ पे मैच नहीं है। तो खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य, कांचीपुरम, पल्लव, महाबलीपुरम, चेल। तो खजुराहो ये कहाँ से है? चंदेल। बिल्कुल सही मैच हुआ है, खजुराहो चंदेल। ऐहोल
येहोल चालुक्य से, येहोल किससे है? चालुक्य से। कांचीपुरम मैंने बताया था कांच जैसा लव, लव कैसा होता है, प्यार कैसा होता है, कांच जैसा होता है, तो कांचीपुरम पल्लव ये भी सही है। और महाबलीपुरम, अब प्यार कर रहे हो तो इसके लिए बल तो चाहिए, महाबलीपुरम यानी कि जो बल है उसी को प्यार मिल सकता है, नहीं तो फिर इस संसार में एक दूसरे को मार काट डाल दिया जाता है, यानी कि सब जुदा हो जाते हैं। तो महाबलीपुरम के लिए लब चाहिए यानी कि पल्लव चाहिए, चोल नहीं होगा यहाँ पर भी, क्या भी होगा? पल्लव। कौन होगा यहाँ पर भी? पल्लव। तो महाबलीपुरम में पल्लव, कांचीपुरम में भी पल्लव, ऐहोल में चालुक और खजुराहो में चंदेल। पूछा है कौन सा मेल नहीं खा रहा, तो ऑप्शन डी ही मेल नहीं खा रहा है। ठीक है। व्याख्या भी है कि महाबलीपुरम क्षेत्र का संबंध पल्लव वंश से है और हमारे वंश इस प्रकार से हैं कि खजुराहो चंदेल से, ऐहोल चालुक्य से, कांचीपुरम पल्लव से, महाबलीपुरम महाबली पल्लव से, इसीलिए विकल्प डी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। बताना है कौन सा सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सेकेंड और थर्ड सही है। तवारीख के संबंध में सेकेंड और थर्ड कथन सही है। तवारीख के लेखक रहते थे नगरों में। जो तवारीख था इसके लेखक कहाँ रहते थे? नगरों में। अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में ये लिखते थे, यानी कि बहुत सारे जो हैं वो पुरस्कार मिलेंगे इस आशा में भी लिखते थे। तवारीख के लेखक सजीव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुसज्जित व्यक्ति होते थे और घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख कैसी भाषा में लिखा गया है? तवारीख ये फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तवारीख किस लिखा गया था? फारसी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य रत्ना की साहित्य लेरी। तो सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लेरी सूरदास की बहुत फेमस है। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लेरी, ठीक है, ये सूरदास की, लेकिन साहित्य रत्ना ये नहीं है। व्याख्या है कि साहित्य रत्ना ये सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, जबकि सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लेरी ये तीनों सूरदास के द्वारा संकलित हैं। सूरदास ये हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। तो सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लेरी किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। किस भाषा के थे? ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे और हिंदी साहित्य के ये माने जाते हैं सूर्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। कथन फर्स्ट है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र और क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण आर है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर दी। तो सही विकल्प चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या भी है कि और दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। कब? 1707 में। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या? पतन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया तो जो मुगल साम्राज्य था ये धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बदल गया था, बिखर गया था। 18वीं शताब्दी में बंगाल का एक क्षेत्रीय राज्य बन गया। ने अमीनदारों में काफ़ी बदलाव आया और मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के जो सूबेदार थे वो अपनी शक्ति और प्रबल उन्होंने कर दी थी। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में हम भूस्वामियों को वेल्लार कहते थे? यानी कि वो कौन सा क्षेत्र था जहाँ भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल क्षेत्र।
तमिल क्षेत्र में जो भूस्वामी थे उनको कहा जाता था वेल्लार। तो किस क्षेत्र में हम भूस्वामियों को वेल्लार कहते थे? तमिल क्षेत्र में कहते थे भूस्वामियों को वेल्लार। व्याख्या भी है कि तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वालों को उझावर के नाम से जानते थे। दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेशियार और अदिमई के नाम से जानते थे। तो तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को क्या कहते थे? बेल्लार। संगम युग में जो साधारण हल चलाते थे उन्हें कहते थे उझावर। दासों सहित जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें कहते थे कदेशियार और अदिमाई के नाम से हम जानते थे। ठीक है, कदेशियार और अदमाई के नाम से। नेक्स्ट है कि कथन ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना कैसा है? जरूरी है। सेकेंड है कि सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाएं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो पढ़ने में तो दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। व्याख्या है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में की, क्योंकि समाज में कई सारी जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए की। वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना है जरूरी। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे तौर तरीके हैं जो कि अन्याय से भरे हुए हैं। अगर हम नए तरीके को अपनाएंगे तो पुराने अन्यायपूर्ण तरीके को छोड़ देना बेहतर है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि समाज में परिवर्तन लाने को प्रेरित करना चाहिए, यानी कि हमें नए नए चेंजेस लाने चाहिए जो अच्छे हों वो। ठीक है, मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा कि युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। अगर हम बात करें पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज की, तो ये ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। किसके द्वारा? ब्रह्म समाज के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने और वेदों के और लोटों का नारा दिया था। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग में। व्याख्या है कि पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा था प्रेरित। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए की गई थी। वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई 1867 में। कई बार पूछ लेता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की? 1867 में की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की? 1828 में की। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के साथ संबंधित, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। फिर हमारे आ जाता है कौन सा? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। युवा बंगाल आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजी द्वारा की गई थी 1826 में। और डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, वेदों के और लोटों का नारा दिया। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने की। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कथन ए और आर को पढ़ना है, विकल्प का चयन करना है। कथन ए है कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर मनु संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के थे आलोचक। नेक्स्ट है कि कारण आर कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लाए जाते थे उपयोग में। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए कि ओ आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या भी है कि ईपी रामास्वामी नायकर और पेरियर मनु संहिता,
भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के क्या थे? आलोचक थे। वेरियार ने देखा था कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों के वर्चस्व को क्या करते थे? स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इसलिए ये सही भी हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कैनिंग, डलहौजी, हॉर्डिंग की एल्गिन। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह जफर कैसे होंगे? अंतिम मुगल राजा होंगे। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या है कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर होंगे अंतिम मुगल राजा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर होंगे अंतिम मुगल राजा। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, इसलिए बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ये व्यापागत के सिद्धांत का आरंभ है। पूछा जाता है कि व्यापागत के सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी। नरवली प्रथा प्रतिबंध या नरवली की बात करें, इसकी प्रथा को प्रतिबंध किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। वहाशी आंदोलन का दमन, ये एल्गिन से संबंधित है। किससे? वहाशी आंदोलन का दमन किससे है? एल्गिन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? यानी कि जो केसरी न्यूज़पेपर है कौन सी भाषा में छपता था? फर्स्ट है अंग्रेजी, सेकेंड है बांग्ला, थर्ड है मराठी, फोर्थ है उर्दू। तो केसरी की बात करें तो ये मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, ऑप्शन इसी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मराठी भाषा में जो केसरी अखबार था ये छपता था। केसरी अखबार का प्रकाशन मुंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो मराठी भाषा में क्या छपता था? केसरी न्यूज़पेपर। जो केसरी न्यूज़पेपर था ये किस में छपता था? मराठी भाषा, मराठी लैंग्वेज में छपता था। और इसका प्रकाशन कहाँ होता था? मुंबई से। किसके द्वारा किया जाता था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? एक्ट 1909, एक्ट 1991, एक्ट 1935, एक्ट भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 एक्ट। इससे भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं। व्याख्या भी है कि 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसी के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। इसका निर्माण हुआ सिंध और उड़ीसा। 1909 एक्ट, इसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं 1909 को। इसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वहीं भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, इसके तहत भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों यानी कि डोमिनियन स्टेट्स भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। इस अधिनियम के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि हमें ए और आर कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ये है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आर है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। सही विकल्प चुनो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड तो बहुत होती है। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? हमेशा तिरछी और कम ऊष्मा देती हैं। वहीं विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के मध्य भाग को शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन कहते हैं। वहीं शीत कटिबंध में
तापमान बहुत ही कम होता है। परिणाम स्वरूप यहाँ हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ, जिससे उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। इसीलिए ए और दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ऑप्शन ए है कि पृथ्वी ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। सेकंड है पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। थर्ड है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और फोर्थ है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो बताइए कि सूर्य पूर्व में क्यों उदय होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है पश्चिम से पूर्व। व्याख्या भी है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है चक्कर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है उसे कहते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगाती है उसे हम कहते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से लगाती है चक्कर। पृथ्वी से इम्पोर्टेंट संबंधित तथ्य क्या है कि पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा। नेक्स्ट है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन बी है विंध्य श्रेणी, ऑप्शन सी है सह्याद्री, ऑप्शन डी है नीलगिरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सह्याद्री। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। किससे? सह्याद्री से। व्याख्या भी है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कलसूबाई 1646 मीटर और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। ये पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है और इस पठार के पूर्वी भाग को हम कहते हैं विदर्भ। वहीं दक्कन पठार में काली मिट्टी की भी होती है प्रचुरता। कहाँ दक्कन के पठार में होती है प्रचुरता? काली मिट्टी की। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फर्स्ट का 4 यानी कि संगमरमर, ये किससे संबंधित है? कायांतरिक चट्टान से, मेटामॉर्फिक रॉक से। बी का 1 बलुआ पत्थर किससे संबंधित है? अवसादी सेल से। थर्ड का 2 कोयला किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन से। फोर्थ का 3 यानी कि ग्रेनाइट किससे संबंधित है? आग्नेय सेल से। तो संगमरमर, कायांतरिक सेल, बलुआ पत्थर, अवसादी सेल, कोयला, जीवाश्म ईंधन और ग्रेनाइट आग्नेय सेल। व्याख्या है कि सही सुमेलन इस प्रकार है कि संगमरमर की बात करें तो ये है कायांतरिक सेल, बलुआ पत्थर की बात करें तो ये है अवसादी सेल, कोयला की बात करें तो ये है जीवाश्म ईंधन, ग्रेनाइट की बात करें तो ये है आग्नेय सेल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये इधर स्थल रूप दे रखे हैं, इधर घटक दे रखे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली बी एंड डी। केवल बी और डी सही है। इसमें से सिर्फ कौन सा सही था? बी और डी वाला। यानी कि स्टेक की बात करें तो स्टेक किससे संबंधित है? ये समुद्री तरंग से। हिमोड की बात करें तो ये हिमनद से। ठीक है, सिर्फ बी और डी सही है। व्याख्या सही सुमेलन इस प्रकार है। स्थल रूप और घटक जैसे कि तटबंध समुद्र की तरंगें, स्टेक समुद्र की तरंगें, छत्रक सेल पवन और हिमोड हिमनद। नेक्स्ट है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, तो कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? लेटीट्यूड अक्षांश, एल्टीट्यूड ऊंचाई, वायु दाब और पवनें यानी कि प्रेशर और विंड्स,
समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी। तो बताइए कि लद्दाख की जलवायु बहुत ज़्यादा शीतल और शुष्क है, तो इसका कारण क्या है? तो वो उसका है एल्टीट्यूड, यानी कि उसकी ऊंचाई कारण है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कैसा होता है? कृषि योग्य नहीं है। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर होती है। लद्दाख की जलवायु कैसी होती है? अधिक ऊंची होने के कारण अत्यधिक होती है शीतल और शुष्क। ठीक है, वहीं ये उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, ये कृषि योग्य नहीं होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ की जलवायु शुष्क और कठोर होती है। नेक्स्ट कथन को पढ़ना है और आंसर देने हैं। फर्स्ट कथन है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कारण है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की और दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु कैसी होती है? ठंडी होती है, तथा जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उसमें वायु कैसी होती है? भारी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ये कहलाता है वायु दाब, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब होता है, यही वायु दाब कहलाता है। वहीं वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब जो है ये तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायुदाब होता है सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा होता है समुद्र स्तर पर। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तैसे तैसे वायुदाब कैसे होता है? तेजी से नीचे गिरने लगता है और ऊंचाई पर जाने पर ये घटता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा होता है प्रभावित। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहाँ कैसा होता है? कम तापमान होता है और उस क्षेत्र की वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप ये कैसी होती है? भारी होती है। भारी वायु त्रिमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण ये स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है और वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। तो आपसे अगर पूछ ले कि वायु किधर से किधर जाती है, तो वायु ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन, टेलीविजन। तो बताइए कौन सा जनसंपर्क का नहीं है उदाहरण? समाचार पत्र हैं, रेडियो भी हैं, टेलीविजन भी है, लेकिन ये सेलुलर फोन ये जनसंपर्क के माध्यम का उदाहरण नहीं है। व्याख्या है कि जो सेलुलर फोन होते हैं ये हमारे जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं होते हैं, जबकि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन ये तीनों होते हैं जनसंपर्क के माध्यम। सेलुलर फोन की अगर बात करें तो ये तार रहित होता है, कॉर्डलेस होता है, जल संचार होता है उपकरण। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ ईस्ट अफ्रीका। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति ये दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? साउथ ईस्ट अफ्रीका। व्याख्या भी है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में ये पाई जाती है। यहाँ की अधिकतर वनस्पति में शुष्कता प्रतिरोधी क्षमता होती है। पेड़ों की छाल मोटी, पत्तियाँ कड़ी, चिकनी और चमकदार होती हैं। कैसी होती हैं? पेड़ों की छाल मोटी, पत्तियाँ कड़ी, चिकनी होती हैं, चमकदार। इन पेड़ों की शाखाएं कांटेदार और मोटी होती हैं। यहाँ की वनस्पति सभी विशेषताएं उसे ग्रीष्म ऋतु में होने वाली अत्यधिक बाष्पोत्सर्जन से बचाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पाई जाने वाली सदाहरित छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें कैलिफोर्निया के चैपरेल, दक्षिणी फ्रांस के मैकिज, इटली में मछिया कहते हैं। वहीं भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु घास उगाने के अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? शुष्क।
और यहाँ पर नींबू जाति के रसदार फल उगाने के लिए फेमस है। और उगाए जाने वाले फल कौन से हैं? संतरा, नींबू, अंगूर, खुमानी, अनार और आड़ू। कौन कौन से? संतरा, नींबू, अंगूर, खुमानी, अनार और आड़ू। नेक्स्ट है निम्न संसाधनों पर विचार करना है, जैसे कि अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। तो बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, डी और ई। बी, डी, ई ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। व्याख्या है कि वन, मृदा एवं जल ये प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। कौन कौन से? वन है, मृदा है और जल है। कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन के हैं उदाहरण। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वन मनुष्यों के लिए इमारती लकड़ी, जनजातियों और जानवरों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। जीवों के बीच पोषक चक्र खाद्य श्रृंखला बनाते हैं और प्रजातियों की जैव विविधता को बढ़ाते हैं। महासागरीय जल प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है और जो महासागरीय तरंग होती हैं इनका उपयोग तरंग शक्ति को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो कि कैसा है? एक नवीकरणीय स्रोत है। वहीं समुद्र में समुद्र की प्रजातियों की जैव विविधता होती है, जहाँ पोषक चक्र सामान्य होते हैं और प्राकृतिक संसाधन मानवता की प्राकृतिक विरासत का होते हैं हिस्सा। नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, जैव ईंधन है। वही अनवीकरणीय के कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इससे इम्पोर्टेंट जरूर पूछा जाता है सीटेट में कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण क्या है। तो नवीकरणीय के हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और जैव ईंधन। वहीं अनवीकरणीय के हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है कि मृदा के विरचन यानी कि गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक कि समय। तो हमें सही विकल्प बताना है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली ए एंड सी, केवल ए और सी। व्याख्या है कि मृदा के विरचन यानी कि गठन में मूल चट्टान यानी कि जलवायु संबंधी कारक के मुख्य भूमिका निभाते हैं। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक होता है। मृदा के विकास में संलग्न विभिन्न जलवायु तत्व हैं। वर्षा, बाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि एवं आर्द्रता और तापमान मृदा निर्माण के शेल एक निष्क्रिय नियंत्रक हैं। मृदा निर्माण के गठन और संरचना सेल निक्षेप के खनिज और रासायनिक संयोजन पर होते हैं निर्भर। जिन स्थानों पर मृदाएं नहीं होती अर्थात परिपक्व नहीं होती हैं, वहीं वहां की मृदाओं का मूल शेलों के साथ घनिष्ठ होता है संबंध। और मूल शेल ये चट्टान की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। और तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में मृदा छिछली तथा सपाट क्षेत्र में मृदा कैसी होती है? गहरी और मोटी। तो तीव्र ढालों की अगर बात करें, तीव्र ढालों में मृदा छिछली, सपाट क्षेत्र में मृदा गहरी और मोटी। नेक्स्ट है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः देश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। फर्स्ट है साहूकार और छोटे किसान, सेकंड है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, थर्ड है कि भूमिहीन, खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, फोर्थ है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स यानी कि छोटे किसान और खेतीहर मजदूर। व्याख्या भी है कि कर्ज का जाल
ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और जो छोटे किसान होते हैं इनके बीच में होता है एक शोषणकारी संबंध। जो साहूकार होते हैं वो यथेष्ट संपत्ति और घमंडी व्यक्ति होते हैं, वहीं जो छोटे किसान होते हैं ये वे किसान होते हैं जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, तो कर्ज का जाल होता है वो गांव के लोगों में साहूकार और छोटे किसान के बीच में होता है। यानी कि साहूकार होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है और छोटे किसान भी होते हैं जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर भूमि होती है। ठीक है, ये भारत में ज़्यादातर किसान कैसे होते हैं, छोटे हैं और कैसे हैं, सीमांत हैं। कर्ज की समस्या बनी रहती है इनमें और कर्ज रूपी जाल से ये बच नहीं पाते हैं, यानी कि जब देखो तो बेचारे कर्ज में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट है कि कथन और आर को पढ़ना है, सही विकल्प चुनना है। अभी कथन है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी कि मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण है कि संचार माध्यम यानी मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है, उस व्याख्या भी सही कर रहा है। व्याख्या है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण होती है। संचार माध्यम यानी मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। यानी कि मीडिया को ऐसी खबरें देनी चाहिए जो बिल्कुल सत्य हो, ना कि ऐसे भ्रम फैलाना चाहिए जो कि आजकल की मीडिया कर रही है। आजकल आप मीडिया पे विश्वास नहीं कर सकते, वो सिर्फ व्यूज़ चाहती है, लेकिन मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे विश्वसनीय खबर देनी चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया का एक प्रमुख स्थान है। मीडिया द्वारा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ मीडिया चौथा स्तंभ है। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ चौथा स्तंभ कौन सा है, चौथा स्तंभ में मीडिया है, उसको भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए। ये लोकतंत्र के एक प्रमुख प्रहरी है। मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक वास्तविकता जाती है। मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया को पक्षपातपूर्ण नहीं करना चाहिए और विश्वसनीय संचार का रूप होना चाहिए। ठीक है, आजकल की मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। नेक्स्ट है, भारत में सरकार काम करती है देश पर, वार्ड स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर। सही विकल्प चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बी एंड सी। व्याख्या है कि भारत में सरकार राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। भारत में सरकार किस स्तर पर कार्य करती है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का होता है समूह जो राष्ट्र और राज्यों में निश्चित काल के लिए एक निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करता है। हमारे भारत में सरकार एक तो राज्य स्तर पर कार्य करती है जो राज्यों में होती है। यहाँ भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं कुछ जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, यानी पूरे राष्ट्र का एक है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का होती है समूह, राष्ट्र और राज्यों से निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति पर शासन करते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, प्रायः इसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के माध्यम से राज्य में राज्य शासन नीति लागू होती है। सरकार के तंत्र का अभिप्राय उस राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसके द्वारा राज्य की सरकार को जाना जाता है। राज्य लगातार बदलती राष्ट्रपति पद्धति के अधिशासी शाखा से होता है। इसके राष्ट्र में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, क्या सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सरपंच की तरह कार्य करता है, हु एक्ट्स एज ए पंचायत प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए है ग्राम सभा का सचिव, ऑप्शन बी है खंड विकास अधिकारी, ऑप्शन सी है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, ऑप्शन डी है बारी बारी से वार्ड सदस्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। व्याख्या भी है कि अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी कि चुना गया एक वार्ड सदस्य सरपंच की तरह काम करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का होता है मुख्य। सरपंच भारत में स्थानीय शासन के लिए गांव स्तर पर विधि संस्था ग्राम पंचायत का होता है प्रधान।
सरपंच चुने गए पंचों की मदद से ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है। सरपंच का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, और इसका चुनाव कौन करता है? गांव के वासी करते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा, गांव के वासी वार करेंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 73वें संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज की संस्थाओं से है। 74वां ये शहरी शासन के जुड़ा हुआ है, नगर पालिका से। 1993 में 73 और 74 संशोधन लागू हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब कब हुआ था? 73 और 74 संशोधन 1992 में हुआ। 73वां स्थानीय शासन गांव के जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, 10वीं, ठीक है, 11वीं अनुसूची है, इसमें 29 विषय हैं। वही 74वां संशोधन है स्थानीय शासन से, शहरी के नगर पालिका से, जो कि 12वीं अनुसूची में, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है, और 73वां 74वां संशोधन 1993 से लागू हुआ था। वहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कैसी स्तरीय है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में आता है ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पे होता है। पंचायत समिति ये थी मध्यवर्ती स्तर पर होता है। और जिला परिषद ये किस तरह होता है? जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट है कि लेबर चौक किसे कहते हैं? फर्स्ट है कि ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो। सेकेंड है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो। थर्ड है कि ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों। फोर्थ है ऐसी जगह मजदूरों का रैन बसेरा हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ऐसी जगह जहाँ पे दिहाड़ी मजदूर काम करने के लिए इकट्ठा होते हों, यानी काम की तलाश में होते हों इकट्ठा। ठीक है, व्याख्या है कि लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहाँ जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम की तलाश में होते हैं इकट्ठा। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए ये मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर होते हैं इकट्ठा। ठीक है, तो लेबर चौक क्या होता है? वे प्लेस होता है जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम करने के लोग होते हैं जो स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए वो एक साथ इकट्ठा होते हैं चौक पर। लड़के में सही विकल्प चुनना है। कथन है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का है साधन। सेकंड है कि व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का है जरिया। बताओ कौन सा विकल्प सही है? तो सही है ऑप्शन ए, कि ओनली ए इज ट्रू, केवल ये सही है। व्याख्या है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को व्याख्या है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने का है एक साधन। ये तथ्य बिल्कुल सही है। एक बुनकर जो है वो सहकारी समिति में एक समूह बनाते हैं तथा सामूहिक रूप से कुछ गतिविधियों को करते हैं। बुनकर सहकारी समिति में समान हितों वाले लोग एक साथ आते हैं और पारस्परिक लाभ के लिए काम को करते हैं। व्यापारियों की भूमिका जो होती है वो यहाँ कम हो जाती है और बुनकर अधिक आय को अर्जित करते हैं। व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार सहकारी समितियों से उचित दरों पर कपड़े को खरीदकर बुनकरों की मदद भी करती है। और उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार ने निःशुल्क स्कूल के वर्दी कार्यक्रम चलाया और पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों के कपड़े खरीदे। नेक्स्ट हमें कथई विकल्प चुनना है। अभी कथन है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। सेकंड है कारण है कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नया अर्थ देने का करते हैं प्रयास। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। व्याख्या है कि अभिकथन ए किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण आर कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं और व्याख्या बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सरकार का ही रूप होता है जिसमें लोग अपने नेताओं को सार्वभौमिक वयस्क मतदान और संविधान जैसे मौलिक नियमों के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा चुनते हैं। वहीं लोकतंत्र गलतियों को ठीक करने की अनुमति देकर सुधार की अनुमति देता है। तानाशाही
और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव है ये बेहतर होता है और इसके सकारात्मक फायदे भी होते हैं। नेक्स्ट है कि जेंडर असमानता का समाधान देश के स्तर पर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है केवल परिवार, ऑप्शन बी है परिवार, समाज और सरकार, ऑप्शन सी है केवल सरकार, ऑप्शन डी है परिवार और समाज। तो अगर बात करें जेंडर असमानता के समाधान की, तो ये परिवार, समाज और सरकार, फैमिली, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट लेवल सबके के स्तर पर करने की से ज़रूरत है इस समाधान को। व्याख्या भी कह रही है कि जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है, यानी कि पुरुष और स्त्री होने पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव किए जाते हैं। पारंपरिक रूप समान से महिलाओं को कमज़ोर के रूप में देखा जाता है कि महिलाएं हैं तो ये कमज़ोर होंगी, उन पर घर और समाज दोनों जगह पर उनका शोषण होता है, उनका अपमान किया जाता है, उनका भेदभाव किया जाता है उनके साथ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद भी वर्तमान भारतीय समाज कैसा है, पितृ की सत्तात्मक, यानी इसमें पिता की सत्ता है। ठीक है, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हमें परिवार, फैमिली, समाज, सोसाइटी, सरकार, गवर्नमेंट इन सबके प्रति महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए कि पुरुष और महिलाएं समान ही होते हैं। ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं पूछा है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये एक विधिक अधिकार है, 300 के काम में डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे मौलिक अधिकार से हटाकर, पहले हमारे पास 7 थे, लेकिन जब इसको हटा दिया तब हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार जो है हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में हमारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। पांचवा हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में है। और फिर हमारा है छठा अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का है विवरण। इसे हम भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत के संविधान के पास हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 ही रह गए हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति का हकदार विधिक अधिकार बना दिया गया है। 300 के काम में ये डाल दिया गया है। पहला है समानता का 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी 29-23, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। नागरिकों को 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। संपत्ति का अधिकार 19 के 1-4 को 44वें संविधान, ठीक है, और ये 301 हैं, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। व्याख्या है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को प्राप्त जीवन का अधिकार नामक मौलिक अधिकार का है विस्तार। ये हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर होता है लागू, ना कि केवल भारतीय नागरिकों पर। ठीक है, ये सभी के लिए, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है।
अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार है, जिसमें शामिल है आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई, कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 के ए में मौलिक अधिकार बना दिया गया। समानता का 14 से 18, शोषण का 23-24, धार्मिक का 25 से 28। तो आपसे पूछे जीवन जीने का अधिकार 21 में है और शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है। ठीक है। अस्पृश्यता का पूछे छुआछूत का तो वो 17 में है, उसका अंत कर दिया गया है, और 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। ये मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी की समस्या को दर्शाता है। फर्स्ट है कि नौकरशाही में लाल फीताशाही। सेकेंड है कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। थर्ड है कि अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से गुजरती है। फोर्थ है कि आरोपी को जमानत दे देना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। व्याख्या है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। ये मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होने की प्रमुख समस्या को है दर्शाता। लंबित मामलों की देर से सुनवाई होना ये याचिकाकर्ता के अधिकार का हनन है। इसका प्रमुख कारण है कि बढ़ती अपराध दर, अपराध का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अदालतों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ रही है। मामलों की बढ़ती हुई संख्या समय पर फैसले में अप्रत्याशित होने का होता है। प्रमुख कारण है कि संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मामलों की, और उस तरह से न्याय नहीं हो पा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो देश के अधिकारों को करता है सुनिश्चित। फर्स्ट है वनवासी, सेकेंड है अनुसूचित जनजाति, थर्ड है पेपर मिल मालिक, फोर्थ है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। ठीक है। व्याख्या भी है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को करता है सुनिश्चित। ये अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगा जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों पर निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास, अन्य सामाजिक संस्कृति, ये सारी आवश्यकताएं होती हैं शामिल। आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई, इन सभी क्षेत्रों तक। निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हस्याकरण प्रायः संबंधित होता है? अभाव वाचन, डिसएडवांटेज, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, समानता, इक्वालिटी के गर्व। बी अभाव वंचन और भेदभाव अनुभव करने के साथ हस्याकरण प्रायः संबंधित होता है। धार्मिक सद्भावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, इन सभी मामलों में संघर्ष का चुनाव उन परिस्थितियों पर करता है निर्भर जिनमें हंसिए पर रहने वाले लोग खुद को करते हैं। ऐसे कई उदाहरण होते हैं जहां हंसिए पर रहने वाले दूसरे के वर्चस्व का करते हैं विरोध। उच्च वर्ग या सरकार के कानून नीति के अनुरूप नहीं होते। हंसिए पर पड़े कई वर्ग कैसे होते हैं शिक्षित और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं। शिक्षा सबसे अच्छा हथियार है। शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा ही इसका उपयोग करके हम हंसिए के लोगों पर कर सकते हैं। और समानता और गर्व, ये हंसिएकरण के साथ प्रायः संबंधित। कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डेस सम्मिलित नहीं है। डेस इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द टॉपिक्स इन सोशल साइंस एट द मिडल लेवल। ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, सेकेंड है भूगोल, थर्ड है इतिहास, फोर्थ है राजनीतिक विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। माध्यमिक लेवल यानी कि
6 to 8 यानी जूनियर स्तर के लिए पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान SST में, सोशल स्टडीज़ में। तो इसमें मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी शामिल नहीं है। इसके अंदर भूगोल, जियोग्राफी, इतिहास, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एंड राजनीति विज्ञान आता है। नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है, बल्कि भूगोल, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान ये एक विषय के रूप में सोशल साइंस में है सम्मिलित। माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की होती है शिक्षा, अर्थात 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित होती है। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में क्या होती है? बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक अध्ययन देश के विकास में करता है मदद। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, ऑप्शन सी है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर और ऑप्शन डी है आर्थिक पक्ष के स्तर। ऑप्शन बी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, कॉग्निटिव डोमेन। ऐतिहासिक अध्ययन जो होता है हिस्टोरिकल स्टडीज, ये हेल्प करता है किसमें? ज्ञानात्मक पक्ष के डेवलपमेंट में। व्याख्या है कि ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं और सूत्रों को प्रमुख अवधारणा के रूप में क्या करते हैं? याद। वहीं बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के पक्ष को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? संज्ञानात्मक पक्ष जो हमारे सिर से संबंधित होता है, भावात्मक पक्ष जो हृदय से होता है संबंधित, और मनोप्रेरणा पक्ष जो होता है किससे? हाथ से संबंधित। पूर्व में हुई घटनाओं का वर्तमान के साथ जोड़ना ये होता है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के अंतर्गत। पूर्व में हुई कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क में तब आती है जब हम क्या करते हैं? जब हम संज्ञान का स्तर क्रियाशील रहता है, ठीक है, तभी वो हमारे माइंड में आती है। नेक्स्ट है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। फर्स्ट है कि कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड है कि मानचित्र का अध्ययन करने के लिए। थर्ड है कि मानचित्र पर समय ढूंढने के लिए। थर्ड है कि मानचित्र पर सूचना ढूंढने के लिए। फोर्थ है कि विश्वकोशों का उपयोग करने के लिए। सही विकल्प चुनना है, सही आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने तथा मानचित्र पर सूचना ढूंढने में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता यानी कि हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो भूगोल की कक्षा होती है उसमें मानचित्र का बहुत उपयोग रहता है। मानचित्र की हेल्प से ही पूरे विश्व की जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं इनकी जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। लिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में हमें सुव्यवस्थित करना है, जैसे कि मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, तो इन विचारों को विकल्पों को उत्पन्न करना। तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समस्या समाधान के स्तरों का सही क्रम में हम ऐसे व्यवस्थित करेंगे, जैसे कि समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, कार्य योजना बनाना और उसे लागू करना, मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। सबसे पहले समस्या का सूत्रीकरण करेंगे और उसकी व्याख्या, फिर विचार और विकल्पों को करेंगे उत्पन्न, फिर उसकी कार्य योजना बनाएंगे और उसे लागू करेंगे, फिर मूल्यांकन और पुनरीक्षण। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प चुनना है। जैसे परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकेंड।
व्याख्या है कि सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्न उपागम को पालन करना चाहिए, जैसे कि परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय, भारत के वन क्षेत्र। ठीक है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम विद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी सामग्री को कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मानचित्र में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं उसको दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल मैप राजनीतिक मानचित्र, थर्ड है कथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र और फोर्थ है प्राकृतिक मानचित्र। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। व्याख्या भी है कि भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए होता है आवश्यक। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है भौतिक मानचित्र। इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए, इन सबको दर्शाने वाले मानचित्र को हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र। सेकंड होता है राजनीतिक मानचित्र। ये राज्यों को, नगरों को, शहरों को और गाँवों को और विश्व के विभिन्न देशों को, राज्यों को तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। थर्ड होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। और इस प्रकार के मानचित्र को ही क्या कहते हैं? हम थीमेटिक मानचित्र हम कहते हैं। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3, दूरी, दिशा और प्रतीक। कौन कौन से? डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। नेक्स्ट है कि एक समाजीक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? फर्स्ट है कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन। सेकेंड है सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवाना चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो सही विकल्प चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी। एक समाजीक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। उनकी पाठ्य योजना में निम्न स्थान पा सकता है, जैसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। तो सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल क्या है? फर्स्ट है कि विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझते हैं। सेकेंड है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी ये समझते हैं। थर्ड है कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसे होता है। फोर्थ है कि विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय स्वीकृत किया जाता है। तो सही विकल्प चुनना है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी। व्याख्या भी है कि सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल निम्न है, जैसे कि विद्यार्थी हस्तांतरण की अवधारणा को समझते हैं, विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हस्तांतरण कैसे होता है, और विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय स्वीकृत किया जाता है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारक समाज में कुछ समूहों को हंसिए पर महसूस करने के लिए एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है, मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी कि शेरवानी और सलवार कमीज पहनी थी। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। तो उस लड़की के वृत्तांत को आप कैसे देखेंगे? यानी कि कहीं गए थे तो वहाँ हमने सलवार कमीज पहनी और जब हम वापस आए तो पैंट शर्ट पहन ली, तो हम इसे कैसे देखेंगे? फर्स्ट है कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में,
सेकेंड है हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। थर्ड है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनते हैं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड। व्याख्या है कि मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस के ही इफ्तार की दावत में गए और हमने क्या पहने, परंपरागत कपड़े पहने यानी कि शेरवानी और सलवार कमीज। बाद में आकर हमने जीन्स और टी शर्ट पहन ली। तो उसको हम मैंने इसलिए जानेंगे कि कपड़े जो हैं वो पहचान के निशान के रूप में हैं और आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनने चाहिए। हर जगह हर प्रकार के वस्त्र अच्छे नहीं लगते। मंदिर में हो तो वहाँ ढके हुए अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे भगवान के लिए आप पूजा करने जा रही हो। वहीं आप पार्टी वगैरह में हैं तो आप ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं जो शॉर्ट्स हो, ठीक है। यानी कि जैसा मौका हो वैसी ही हमें ड्रेस पहननी चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। हमें सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। नेक्स्ट है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं। थर्ड है कि झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियाँ कौन सी हैं। फोर्थ है कि आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर को बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बी और डी। व्याख्या है कि बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर को बताएं। ये सभी प्रश्नों से छात्रों का जो आलोचनात्मक विवेचन है उसको मिलता है प्रोत्साहन। आलोचनात्मक प्रश्न करने से छात्रों के अंदर तर्क करने की और आमूरत चिंतन का होता है उनके अंदर विकास। नेक्स्ट में कथन ए और आर को पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन है कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादकों से अलग यानी कि भिन्न देखें। कारण है कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपने खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो सही विकल्प चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ये और सही है और सही व्याख्या है। व्याख्या भी है कि ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह को मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग यानी कि भिन्न दिखे। उत्पादों से जुड़ा एक ब्रांड मूल्य होता है जिसके साथ उपभोक्ता अपने को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ब्रांडिंग या फिर दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है, जहां मालिक ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपने खास चिन्ह लगाने को सोचा। उदाहरण के लिए साबुन जो होते हैं वो तो बहुत होते हैं, लेकिन हर कंपनी को अपने साबुन को क्या देना होता है, एक अलग नाम, जिससे साबुन का एक अलग नाम, वहीं उसका कहलाता है ब्रांड। जैसे कि लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, तो ये अलग अलग ब्रांड होते हैं इसलिए। और सही और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है कि कथन ए और आर को पढ़ना है और सही विकल्प चुनना है। कथन ए है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी जो वास्तविकताएं हैं उनको करते हैं प्रस्तुत। सेकेंड है विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में क्या बनाता है, सबल। तो सही विकल्प हमें चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। व्याख्या भी है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की है जरूरत, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी जो वास्तविकताएं होती हैं उनको प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक विज्ञान में कई विषयों का होता है समावेश। उन सभी विषयों के एक साथ पढ़ने के लिए जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं इनके मध्य एक अच्छा सामंजस्य बनता है। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए जो विद्यार्थी हैं उनको जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ भी काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनता है, इसलिए सही भी है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि कथन ए और आर पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जो जेंडर संबंधी मुद्दे हैं इनके समायोजन में जो स्त्रियां हैं उनके उदाहरणों को शामिल करते हैं।
कारण है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की है आवश्यकता। सही विकल्प चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ये आर दोनों सही हैं। व्याख्या भी है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दे के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। जेंडर संबंधी मुद्दों में पुरुष और महिलाओं के जो कार्य होते हैं और व्यवहार होते हैं उनको परिभाषित करते हैं, जबकि सेक्स शब्द जैविक और एक शारीरिक घटना को करता है प्रतिबिंबित। अपने वर्तमान के सामाजिक ढांचा में पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है, बल्कि ये धारणा बिल्कुल कैसी है, गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दे में चर्चा में जो स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। लैंगिक आधार पर पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसीलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। फर्स्ट है कि विद्वानों की पत्रिकाएं, सेकंड है आत्मकथाएं, थर्ड है डायरी, फोर्थ है तस्वीरें। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि केवल ए, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्वानों की जो पत्रिकाएं हैं ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स हैं। व्याख्या भी है कि द्वितीयक स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्स का उदाहरण है जो विद्वान है इनकी पत्रिकाएं। सामाजिक विज्ञान विज्ञान की है एक शाखा जो मानव के व्यवहार और सामाजिक संबंधों से होती है संबंधित, जो मुख्य रूप से अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर होती है निर्भर। सामाजिक विज्ञान के एक स्रोत को किसी ऐसी चीज के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो किसी वस्तु या फिर घटना की उत्पत्ति को क्या होती है, बताती है। और सामाजिक विज्ञान में दो प्रकार के होते हैं स्रोत, द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक क्या होते हैं, ये भी होते हैं जैसे कि जो प्राथमिक होते हैं इसके उदाहरण हैं सिक्के, नदियाँ, किले, भारत का संविधान, रविंद्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये वे स्रोत हैं जब घटना हुई थी। वहीं द्वितीय क्या होते हैं जो कुछ विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि आत्मकथाएं, शोक प्रबंधक और सूचकांक। प्राथमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उद्धरण, वो स्रोत जिनसे सूचनाएं इकट्ठा की गई हों, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। व्याख्या है कि माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। प्रश्नों या कथनों का होता है समूह जिनके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। प्रश्नावली क्या होती है, इसमें प्रश्न और कथन होकर समूह होता है जिनके माध्यम से व्यक्ति के पास पूछ कर सूचनाओं को एकत्र किया जाता है। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक प्रमुख रूप है जिससे लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ और बहुत से वस्तुनिष्ठ विधि है। कैसी, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि। नेक्स्ट है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन कार्यक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सही विकल्प चुनना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। व्याख्या है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाम संस्थाओं से मूल्यांकन कार्यक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। RTE एक्ट ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। पूछ लेता है कि RTI एक्ट ये हमारे यहाँ लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को। ठीक है। नेक्स्ट है किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त। फर्स्ट है निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, सेकंड है नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन, थर्ड है नैदानिक और निर्माणात्मक आकलन, फोर्थ है निर्माणात्मक और नियोजन आकलन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन, यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट।
व्याख्या है किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त है। नियोजन आकलन से आशय उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि या फिर निरूपण करने से है। ये तथ्यों को कैसे करना है और उसका समावेशन किस आधार पर होगा, इसका करता है निरूपण। योगात्मक आकलन विद्यार्थी के अधिगम विषय में सूचना एकत्र करने का प्रमुख होता है तरीका, और इस प्रकार के आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नति है। योगात्मक आकलन में छात्रों की उपलब्धियों का स्तर प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसलिए स्पष्ट है कि नियोजन आकलन में विद्यालय का आकलन चक्र प्रारंभ होता है और योगात्मक आकलन में क्या होता है, समाप्त। नेक्स्ट, कार्यों के साउद्देश्य संग्रहण को डेस माना जाता है। रिपोर्ट कार्ड, पोर्टफोलियो, नियत कार्य, असाइनमेंट की रूब्रिक। यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। ठीक है, व्याख्या है कि विद्यालय के कार्यों के साउद्देश्य संग्रहण को पोर्टफोलियो माना जाता है। पोर्टफोलियो छात्रों का होता है कार्यों का एक संग्रह। एक पोर्टफोलियो में कक्षा का कार्य, कलात्मक भाग, चित्र और कई अन्य मीडिया होती हैं शामिल। ये एक समय अवधि में छात्र के अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति को दर्शाता है। वहीं पोर्टफोलियो में प्रत्येक भाग को चुना जाता है क्योंकि ये अपने जो सीखा है उसका एक प्रामाणिक निरूपण है और ये आपके वर्तमान ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए है। पोर्टफोलियो एक कहानी का पुस्तक है, एक कहानी की पुस्तक है जो एक छात्र की अधिगम की जो प्रगति है उसको करेगी वर्णित। जैसे जैसे भी प्रत्येक वर्ष में आगे बढ़ेंगे, इस तरह के सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य के लिए पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का होगा उपयोग। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका ये मूल्यांकन करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यायों को समझ लिया है या नहीं। तो वह क्या सहायक हो सकता है इसमें। फर्स्ट है कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सेकेंड है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। थर्ड है कि जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ए और बी, केवल ए और बी। व्याख्या भी है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यायों को समझा होते हैं सहायक, जैसे कि वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या भी कर सकते हैं। जो दिए गए आंकड़े होते हैं उनके अनुसार पर जनसंख्या पिरामिड भी बना सकते हैं। वहीं जनसंख्या पिरामिड है जिसमें विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का त्रिकोणात्मक प्रदर्शन लिया जाता है और आबादी के निवासियों का ग्राफिक प्रोफाइल है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के करने के कौशल को आंकते हैं। फर्स्ट है कि अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। सेकेंड है कि हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे। थर्ड है कि वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग के मुख्य कामों का वर्णन। फोर्थ है कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली ई और डी सही है। व्याख्या भी है कि अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के निम्न कौशल हैं, जैसे अगर हिमालय की सभी हिमनद पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। जब हम अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा अनुक्रियाओं को ऐसे समवर्गीय श्रृंखला का अर्जन करते हैं जिन्हें पूर्ण दक्षता के साथ संपन्न किया जाता हो, तो इस प्रकार की उपलब्धि को कुशलता या फिर कौशल का नाम दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर सीटेट का। इससे हमें आइडिया मिला है कि किस तरह के हमें क्वेश्चन सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और नेक्स्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी 2 पेपर इसके करा दिए हैं, ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये हमारा 3रे नंबर का है। इसके हम 17-18 PYQ कराएंगे। 2023 का है, इसके बाद हम 2024 का, फिर 2025 का और 2022 का और 21 का भी लेकर आएंगे। ठीक है, इससे आपको सारे प्रीवियस ईयर एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक कर देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं होम एजुकेशन के नाम से। और इसके अतिरिक्त आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।